राज्यों का फैसला आ चुका है और फैसला कुछ इस तरीके का है कि 3 जो उत्तर के राज्य हैं वहां पर बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और जो दक्षिण का राज्य है तेलंगाना, वहां पर कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक के नतीजे और रुझान कुल मिलाकर आपके सामने स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि मिजोरम में वोटों की गिनती कल होगी, आज नहीं हो रही है, एक दिन आगे बढ़ाई गई है, लेकिन बाकी 4 राज्यों के विधानसभा की तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। ये कहना पड़ेगा यहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर चल रही है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ है। इन 2 बड़े राज्यों में बीजेपी ने बहुत आसानी से रुझानों में सरकार बनाने की अपनी जो धमक है वो दिखा दी है। छत्तीसगढ़ में पासा पलट गया। जब मैं 2 घंटे पहले आपके साथ था और यहाँ से गया था रीजनल चैनल्स पे एंकरिंग करने के लिए, तब तक तस्वीर ऐसी थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। रुझानों में बीजेपी के पास 51 सीटें आ रही हैं, 46 का बहुमत चाहिए होता है, और कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, यानी कांग्रेस 2 सिटिंग राज्य, सुशील जी, हार रही है। स्वागत है आपका। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। और ये जो पूरा आज का नतीजा है वो ये बता रहा है कि जिस तरह भारत के ज्योग्राफिकल मैप में विंध्याज एक तरह की भूमिका निभाते हैं नॉर्थ साउथ की, कहीं छत्तीसगढ़ वही भूमिका तो नहीं निभाने जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसके नीचे बीजेपी के लिए जो है चुनौतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हैं और कांग्रेस ने वहां तेलंगाना को छीन लिया है। और ये एक बड़ी खबर है। तेलंगाना में खासतौर पर बीआरएस को जिस तरह से बड़ी मजबूत रीजनल पार्टी माना जाता था और ये सोचा जा रहा था कि कौन सी बड़ी पार्टी उन्हें चुनौती देगी, तो कांग्रेस ने उनकी वो चुनौती जो है उसको स्वीकार किया और वहां पर उनको जमीन दिखाई है। लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं। कांग्रेस ने राजस्थान लूज कर दिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों ने लगता है कि मामा को बचा लिया है, क्योंकि सुमित आप जानते हैं क्या लाडली बहनों ने ही सबसे बड़ा काम किया है मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश की चीजें मुझसे पूछ रहे हो, मैं मध्य प्रदेश चुनाव कवर करने नहीं गया था, लेकिन लाडली बहना वाकई में पॉपुलर थी और हमने देखा था वोटिंग के दिन पर जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था, तभी इस बात का आभास हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो 6 महीने से माहौल बना रही है कि उसके पक्ष में हवा चल रही है, वो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में महिला वोटर निकलकर सामने आई थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे संपादक संजय पुगलिया जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर आपका मैं स्वागत करूंगा। आज बहुत दिनों के साथ आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम लोग, तो स्क्रीन में वजन भी आ गया है। संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, मनीषा जी हमारे साथ, अजय जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन संजय सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं, फिर हम मेहमानों के पास चलते हैं। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं दक्षिण में कांग्रेस, उत्तर में भाजपा? मैं सोच रहा था कि कांग्रेस के लिए थोड़ा यहाँ पर अच्छा समाचार होगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ऑल राउंड बैड न्यूज़ है। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाती है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बुरा दिन है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी, जो कि दरअसल सभी जगह कांटे के मुकाबले में थी, जनमत में आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा ज्वार नहीं था बीजेपी के पक्ष में, उन चुनावों को बदलना, चुनाव लड़ने का जो प्लेबुक है उस पर नए लेवल की एक लर्निंग है। और वो शायद हम और आप तो सुमित थोड़ा बहुत समझ लेंगे। जिन विपक्षी पार्टियों को मुकाबला करना है बीजेपी का, वो 2024 तक भी नहीं सीख पाएंगी, उसके बाद ही की आप आशा करिए। ये मैं प्रोवोकेटिव होने के लिए कह रहा हूं। और तीसरी बात, मुद्दा कौन सा चला नहीं चला, इस पर जाहिर है कि हमारे विशेषज्ञों से बात करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेकिन आज का दिन बीजेपी जितना खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उससे ज़्यादा अच्छे समाचारों का दिन उनके लिए है। तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। कर्नाटक के बाद वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसमें बीजेपी का वोट वहाँ पर 6% बढ़ा है। इस बात पर ध्यान रखिएगा। कहाँ? उस राज्य में जहां बीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा भारी ज्वार था। ऐसे ही एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं थी, उसके बावजूद वहां पर अशोक गहलोत की कांग्रेस लीड कर, जहां वो लीडरशिप के रूप में थे, हार रही है। मध्य प्रदेश में ऐसी विक्ट्री शिवराज सिंह चौहान खुद अपने लिए कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसी विक्ट्री मिली है। चुनाव शास्त्र की गेम है और उसको विपक्षी पार्टियां नहीं समझ पा रही हैं। ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। एक सवाल जुड़ा हुआ सर आपसे, इसी के आगे आप बढ़ेंगे उसके बाद। क्या जो इंडिया ब्लॉक है, जिस इंडिया ब्लॉक की बात बहुत
जोर शोर से की गई। इसकी अगली तारीख अनाउंस हो गई है, 6 दिसंबर को उसकी अगली बैठक होने वाली है। मैं ये पूछना चाहता हूं, उस इंडिया ब्लॉक के लिए ये नतीजे क्या दिखाते हैं? कांग्रेस पार्टी का उत्तर से एक तरीके से साफ हो जाना, 2 राज्य हार जाना, आप राजस्थान हार रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, और दोनों बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री आपके, वो अगर हार रहे हैं, तो क्या इंडिया ब्लॉक के प्रोस्पेक्ट्स पर भी सवाल खड़े होते? इंडिया ब्लॉक के लिए बहुत नई चैलेंज वाली स्थिति पैदा हो गई है सुमित, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टियां जो चाहती थी कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए हमको एक बड़ा टेंट पोल चाहिए, नेशनल पार्टी के नाते वो कांग्रेस है वो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस की गेम जो है वो बिना उत्तर भारत के नहीं है। और यहां पर आज उसके लिए बहुत ही बुरे समाचार आए हैं। तेलंगाना की विक्ट्री, कर्नाटक की विक्ट्री और केरल भी आप दे दीजिए, उसके बाद भी कांग्रेस का कोई एम्बिशन एक रिस्पेक्टेबल नंबर की तरफ जो था वो अब इंडिया अलायंस के लीडर के रूप में होता हुआ नहीं दिखता। जिस रीजनल पार्टी को हरा करके कांग्रेस अपना तेलंगाना में विजय हासिल कर रही है, अगर रीजनल पार्टियों को कांग्रेस से खतरा है तो वो रीजनल पार्टियां कांग्रेस से जुड़ने के बारे में, जो एनडीए से अभी तक नहीं जुड़ी हैं, अब तो 10 बार सोचेंगी। तो इंडिया अलायंस का कोहेजन, उसको बरकरार रखना, उसको बनाए रखना बहुत बड़ा नया चैलेंज है। वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। सलमान सोज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं, और राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूडी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से। सलमान भाई, मैं आता हूं आपके पास। रूडी जी, अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है, और ये बात जैसे संजय पुगलिया जी ने कहा कि बीजेपी के लिए इन 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें हर जगह ग्रीन में है बीजेपी। अगर मैं सेंसेक्स की भाषा में बात करूं, हर जगह ग्राफ ऊपर जा रहा है, और ये जो प्रोस्पेक्ट बीजेपी का दिखाई देता है, इंक्लूडिंग तेलंगाना में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात तो हम कर ही रहे हैं, इसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या आपकी स्थानीय लीडरशिप? आप कैसे इसको दर्शकों के लिए आसान करेंगे? बहुत स्पष्ट रूप से एक विषय उभर के आ रहा है, और वो स्पष्ट विषय ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में प्लेटफॉर्म है, वो विस्तारित हो चुका है, वो स्टेबल हो चुका है, और सभी राज्यों के परिणाम आप मोटे तौर से देख सकेंगे कि यहाँ लीडरशिप का प्रोजेक्शन नहीं था। एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप था, राज्यों के लीडर्स थे, केंद्र के लीडर्स भी वहाँ कई गए, और एक बीजेपी के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, उसकी उपस्थिति वहाँ थी, और उसके ऊपर एक राष्ट्रीय एजेंडा और एक राष्ट्रीय नेतृत्व और एक राष्ट्रीय चेहरा देश के प्रधानमंत्री का था। और आज ये देश एक ऐसी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से स्थापित कर रहा है कि जहां पॉलिटिकल वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने मैनिफेस्टो को लागू कर सकती है, और नेशनली एक इमेज उभर के आ रहा है। और ये प्रत्यक्ष रूप से, और देश के प्रधानमंत्री का चेहरा इन सब के ऊपर रहा, वो एक कोहेसिव नेतृत्व, जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, जिसका नेशनल प्रेजेंस हो। और ये रेसिपी अकेला नहीं है, रेसिपी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का है, ये डेवलपमेंट का है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस का है, एनवायरनमेंट का है, इसमें यूथ का है, इसमें महिलाओं का है। और मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री हैज रिजल्टेड, एक परिणाम दे के आ रहा है जो राज्यों में दिख रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव परिणाम है। बिल्कुल। सलमान सोज साहब, आपका रिएक्शन इन अभी तक के रुझानों पर, अभी तक की चीजों पर, जो कांग्रेस के लिए एक्सेप्ट तेलंगाना कहीं भी बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फेवरेबल नहीं दिख रहा है और डिसअपॉइंटिंग है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तेलंगाना से हम सब खुश हैं। छत्तीसगढ़ में लड़ाई अभी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल लड़ाई है। मध्य प्रदेश का आई थिंक तमाम लोग, सिर्फ हम नहीं, आप लोग भी, काफ़ी लोग इसमें थोड़े से मेरे ख्याल में सरप्राइज हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन के वो जो रिजल्ट के हीट ऑफ द मोमेंट जो है, उसमें कुछ ऐसा मतलब एनालिसिस करना जिससे हमको सब पता चल जाए, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान को अगर हम लें, 2013 में जब हम हारे वहाँ, तो बहुत बुरी तरह से हारे थे। इस बार फाइट बहुत मेरे ख्याल में मच क्लोजर। तो क्या रीज़न है? मुझे लगता है, जो मैंने देखा है अपने अब मुझे भी 2012 से कांग्रेस में हूँ, हमने बहुत बुरे दिन देखे, लेकिन मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 महीने में देखी, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर और वर्कर मैदान में बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं, पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। उसका कहीं कहीं नतीजा निकल रहा है
लेकिन कहीं अभी नतीजा नहीं निकल रहा। उसका रीजन हो सकता है कि हमारी स्ट्रैटेजी में चेंजेस आनी चाहिए कहीं पे, लेकिन हमें मायूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये भी सोचिए कहीं कहीं से सिल्वर लाइनिंग भी है, जो तेलंगाना की सिल्वर लाइनिंग है मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट सिल्वर लाइनिंग है। क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, साउथ वर्सेस नॉर्थ की लड़ाई वगैरह, ये नहीं, लेकिन एक ऐसा एरिया होना जहां पे कांग्रेस पार्टी खुद इतनी ताकत के साथ मतलब हमारे 20 सीटें थी तकरीबन, और यहाँ पे एक टोटल रिवर्सल करना, एक रीजनल पार्टी के साथ रिवर्सल करना, उसमें भी सिग्निफिकेंस है। लेकिन उसका अब आगे को क्या इम्पैक्ट होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हमने बुलाई है, देखिए जी संजय सर पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी सलमान भाई, मैं संजय हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। एक तो आपसे बहुत दिनों के बाद बात करके बड़ी खुशी हो रही है मुझे, और वो ये है कि एक इसको मैं इट इज़ अ सीरियस एनालिसिस, बट आप थोड़ा कैजुअल सवाल इसको समझ सकते हैं। वो ये कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पब्लिक में एक सपोर्ट को मानते हुए चुनाव ग्राउंड पे नहीं सोशल मीडिया पे लड़ रही थी, इको चेंबर की शिकार बन गई, गलत कंक्लूजन ड्रॉ किए, इसलिए जीते हुए राज्य हारी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आप तो ये दूसरा आपका प्रोवोकेटिव पॉइंट था, पहला भी प्रोवोकेटिव पॉइंट था, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, भारत जोड़ो यात्रा ने जो हमारे लिए किया, एक हिसाब से हमारे जो वर्कर्स थे, एक हिसाब से जो डिमोरलाइज भी थोड़े वर्कर्स थे, उनमें एक नई एनर्जी आई। मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि हम राजस्थान में मतलब ऐसी फाइट दे पाते अगर कुछ हमारी पार्टी में हलचल नहीं हुई होती, और भारत जोड़ो यात्रा ने वो हलचल की। मुझे नहीं लगता कि हम तेलंगाना में इतना अच्छा कर पाते, क्वाइट फ्रेंकली, अगर हमने वो एक मोमेंटम। तेलंगाना इज ग्रेट विक्ट्री सलमान भाई, तेलंगाना इज ग्रेट विक्ट्री फॉर यू at the cost of a loss of regional party. In Rajasthan you have a emphatic vote share of 40%, almost closer to BJP. नहीं, वो तो वही मैं कह रहा हूँ। देखिए राजस्थान में वोट शेयर अच्छा है, हम हार रहे हैं वो बुरा है, लेकिन अल्टीमेटली ये भी देखना है कि एक एंटी इनकम्बेंसी, जो ऐसा स्टेट जहाँ पे 30 साल से ज्यादा से वो पेंडुलम स्विंग करता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इतनी फाइट में आना हमारे लिए, जब हमारा रिकॉर्ड ऐसा, जब हम हारते थे राजस्थान में ठीक तरह नहीं हारते थे, इस बार अगर हारे भी तो हम अपना सर ऊंचा कर सकते हैं कि भाई हमने लड़ाई की और हमने फाइट दी, यानी कि हमारा एक वोट शेयर है, हमारा वोट शेयर वहां है। छत्तीसगढ़ में मुझे पता नहीं क्या होगा, बड़ी टाइट फाइट है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन तेलंगाना में बहुत मैं खुश हूं कि हम वहां जीते। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता था कि भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी के लिए ये हुआ कि हमारे जो वर्कर थे उनकी इन्वॉल्वमेंट पार्टी के अफेयर्स में हुई, उनमें नई ताकत आई, उसी की वजह से मुझे लगता है हम इस स्टेज पे हैं। इससे मुझे लगता है अगर हम वो नहीं करते तो यहां तक अभी पहुंचना मुश्किल था। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2024 हार गए हैं। मुझे पता है लोग कहेंगे अब तो आप हार ही गए। आई थिंक अभी इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो 2024 का है, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, और हालांकि समय बहुत ज्यादा नहीं है अब 2024 के लिए, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने के अंदर आचार संहिता वहां भी लग जाएगी। राजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे है, राजीव प्रताप रूडी, 3 स्टेट्स आपने शानदार जीत हासिल की है। निश्चित तौर पर जैसे आप सभी नेता बोलते हैं हाईकमान की जीत है, जनता ने हाथों हाथ लिया है बीजेपी को, लेकिन इन तीनों राज्यों में सत्ता के ऊपर यानी कि सिंह, आप ताज किसके सिर पर रखने जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान फिर लौटेंगे? राजस्थान में किसको मिल सकता है? छत्तीसगढ़ में किसको मिलेगा? क्या इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये कहना अभी हर नेता बचना चाहेगा इससे। बड़ा कठिन सवाल कर रहे हैं ये, इस परीक्षा में तो मैं बिल्कुल फेल कर जाऊंगा, और ये बिल्कुल अभी संदर्भित भी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी विश्लेषण करके कहा कि ये प्लेटफॉर्म था जो बीजेपी की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी, और कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा, एक साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो। और ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और देश के नेतृत्व ने इस बात को स्थापित कर दिया कि हम सब पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हैं और एक कोहेसिव लीडरशिप है। इसलिए ये कहना कि फलाने के चेहरा पर हमने चुनाव जीता,
कई सारे अटकलें कई सारे राज्यों में चल रही थी कि अगर ये आगे होते तो और अच्छा होता, ये आगे होते तो और अच्छा होता, परंतु इस बार के परिणामों ने स्थापित कर दिया है कि संगठन, पार्टी का कोहेसिवनेस और राष्ट्रीय छवि जो पूरे भारत को बाइंड करता है, चाहे वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो, पोर्ट ब्लेयर हो, या फिर लक्षद्वीप हो, या कश्मीर हो, गुजरात हो, या नॉर्थ ईस्ट हो, और ये देश के हित में है और यही देश के लोग इस बात को बहुत पसंद करते हैं, जो एक समय एक प्रकार से कांग्रेस करती थी, लेकिन उन्होंने अपनी संदर्भता समाप्त कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने उस बड़े राष्ट्रीय चेहरे को उभारा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये एक परिणाम है जो देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। जी, राजीव जी ने कठिन सवाल का कठिन ही जवाब दिया, जिसमें से कुछ बहुत निकल के आ नहीं रहा है। संजय जी, अगर आपसे पूछा जाए, बीजेपी हाईकमान सरप्राइज देने में महारत रखती है, 3 राज्यों में अब तो बिल्कुल सत्ता हाथ में है, क्या 3 सरप्राइज सामने आएंगे? सरप्राइज ही होता है, हो सकता है कंटिन्यूटी भी कहीं हो जाए, ये भी सरप्राइज ही होगा, वो भी सरप्राइज होगा, क्योंकि लोग डिस्काउंट करके बैठे हुए थे, वो सरप्राइज होगा इसमें। लेकिन एक बहुत अहम चीज निकल करके आती है, जहां संजय पुगलिया जी ने छोड़ा, उसको थोड़ा सा उनके बिंदु को आगे बढ़ाता हूं। एक जो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी जीत है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के लिए भी अगर 24 के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो समाचार पॉजिटिव है। हाँ। 1 से 8 सीट पे जाना, और पिछले बार वहां 1 सीट थी, 4 सीट लोकसभा में जीते थे। कर्नाटक पिछले बार कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और वहां बीजेपी इलेक्शन स्वीप कर गई थी। अब दूसरे बिंदु पे अगर यहां चले आए, बाकी जो 3 ये नुकसान है, इसमें से कांग्रेस 2 तो मान के जीता हुआ चल रही थी, मतलब तीसरे पे भी बाद में होते होते वो 3-0 बना दिए थे। राहुल गांधी हालांकि 2-1 पे रुके हुए थे, बाद में 3-0 उन्होंने बना दिया था। ये जो परसेप्शन, ये 2-3 चीज बताती है। एक तो जो पोलस्टर हैं वो नब्ज नहीं पकड़ पाते, एक आउटलायर सही हो गए हैं, ये भी बात सही है, लेकिन आप वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। परसेप्शन जो है, जैसे बघेल के बारे में, कि वो मतलब स्टेट के बाहर जाकर के कांग्रेस के ट्रबल शूटर हो गए हैं, सभी तरह का प्रचार कर रहे हैं, रिसोर्सेज पुल कर रहे हैं, और अब अपने स्टेट में ये एंगर कितना ज्यादा था लोगों के बीच में कि आज ये स्थिति ऐसी है। उनका भी ऊपर नीचे वो हो रहे थे। दूसरी चीज है कि एक पुगलिया जी ने एक बात कही थी कि 24 के बारे में, और दूसरा सोशल मीडिया का। कई बार कांग्रेस को लगता है कि पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पे ही, या उनका पूरा जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया पे, लड़ाई जमीन पे होती है, सोशल मीडिया वाले वोटिंग मतलब को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तीसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को डायरेक्टली जब आप गाली देंगे तो उसका असर उल्टा होगा। ये कांग्रेस ने फिर भी नहीं सीखा है। चौकीदार चोर है, उसके पहले गुजरात में मतलब खून की दलाली, वो सारा कुछ, मतलब जितना चीज आप देख लीजिए, राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का मौत के सौदागर, खून की दलाली राहुल गांधी का था। उसके बाद स्टेट दर स्टेट देख लीजिए, वो नहीं चलता। तो यहां पे कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी था कि कांग्रेस और बीजेपी जहां हेड टू हेड 200 से ज्यादा सीटों में है, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% 14 और 19 में था। तो वहां आपको मजबूत करना था, या वे वैसा होता। तो जब आप इंडिया अलायंस का मीटिंग 6 तारीख को मेरे ख्याल में बुलाया गया है, तो ये सोच करके टाल रहे थे कि ये नतीजे अच्छे होंगे उसके बाद हम बुलाएंगे। ये मीटिंग की घोषणा भी डेट की तब हुई जब बड़ा क्लोज चल रहा था और छत्तीसगढ़ बहुत क्लियर हो रहा था। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि बार्गेनिंग चिप किसके हाथ में आएगा, रीजनल पार्टीज के, क्योंकि कांग्रेस क्लेम करेगी कि देखो तेलंगाना में हमने अभी तो एक बड़ा क्लेम तो बहुत इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन ये रिजल्ट। इनफैक्ट अगर ये नतीजे तब्दील होते ना मध्य प्रदेश से, तो इंडिया ब्लॉक में दरारें भी पड़ेंगी। अभी आप देखिएगा, बिल्कुल ये भी संभव है। बहुत सी रीजनल पार्टीज जो है कांग्रेस की पॉपुलैरिटी देखेगी कि नहीं है। अजय जी, व्हाट्स योर कमेंट इंडिया ब्लॉक को लेकर? मेरा बिल्कुल उल्टा। अच्छा, ये तो कांग्रेस के लिए बहुत खराब हुआ। हाँ। नॉर्थ इंडिया में अगर तेलंगाना भी हार जाते तो इंडिया अलायंस कोलैप्स हो जाते। लेकिन मेरे ख्याल पे जो अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये आप मान लो कांग्रेस को मैं 50 साल से देख रहा हूं, ये अगर बहुत अच्छा इनका रिजल्ट हो गया तो कांग्रेस में एक माहौल हो जाता था, हमको रीजनल पार्टी कौन है ये इंडिया अलायंस क्या है, एरोगेंस, ये अखिलेश यादव का कोई जोर है यूपी में, तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दावा लगाता जो मुझे तो आधा सीट चाहिए। अब इतना पिटाई हुआ मध्य प्रदेश में, जहां
समाजवादी पार्टी के साथ उसका अलायंस उन्होंने नहीं किया, इसीलिए अखिलेश यादव को काफी कुछ बोलना है अब ये मीटिंग में वेडनेसडे में कि आपने अलायंस नहीं किया। बिल्कुल आपको लगता था जो कमलनाथ ने मैस लीडर बन गया। कमलनाथ ने बोला अखिलेश कौन है? कमलनाथ, हम लोग तो कमलनाथ को संजय गांधी का जमाना से देख रहे हैं और हमको पता है कमलनाथ मैस लीडर है क्या नहीं। हाँ, वो व्हीलर डीलर, बैकरूम बॉय सब कुछ है, लेकिन मैस लीडर तो नहीं है। और आप देखिए दिग्विजय सिंह भी काफी पुराने लीडर है, तो उनका पास तो कोई नया लीडर नहीं है। मध्य प्रदेश में एक नया लीडर था तो ज्योतिंद्र सिंधिया। वो तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हारना इंडिया ब्लॉक के लिए फायदेमंद है? मेरे ख्याल पे क्योंकि अब कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि आपको साउथ इंडिया का एक जो पुराना ब्लॉक था कांग्रेस का, जिस पे उसका एक जोर था, और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में इसका असर जरूर पड़ेगा तेलंगाना का। केरला में ऐसी नेशनल इलेक्शन में कांग्रेस का बहुत फायदा है। तमिलनाडु में एक बहुत विनिंग अलायंस है। तो एक ये जो साउथ इंडिया का जो एक ब्लॉक है, कांग्रेस को 100 सीट तक दे सकते हैं 2020। मनीषा जी, आपका रीडिंग? मैं अब ये मानती हूं कि इंडिया अलायंस को एकदम आने के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी वाली पंक्ति जो है वो लागू होती है, इसलिए कि मैं बहुत गहराई से इन चीज़ों को देखती हूँ और मुझे ये समझ नहीं आता है कि उत्तर भारत में आखिर कौन सी ऐसी अब बड़ी रीजनल पार्टी है जो कि भाजपा के इस बढ़ते हुए अश्वमेध के घोड़े को रोक पाएगी। अगर आप बिहार जाना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाऊं कि बिहार में भी अब वो दो लोग जो कि एनडीए के साथी थे और कांग्रेस के साथी थे, अलायंस ऑफ ऑपोजिट्स, एक्सट्रीम्स। मुझे 1990-93 में मुझे वो दिन याद है जब मेरे घर में एक पारिवारिक फंक्शन था। उस पारिवारिक फंक्शन में मेरे पिताजी लालू जी और नीतीश जी के बीच साथ बैठ के खाने का मनुहार करते करते थक गए थे। उसका भी आपने यू टर्न करके वो दिन भी आप लेके आए हैं। और संकट की घड़ी ये आज भले ही लोग सोचें कि ये विंध्य के नीचे नहीं हो रही और विंध्य के ऊपर ये बात है, ये संकट की घड़ी अब समाजवादियों के आखिरी दरवाजे पे भी आके खड़ी होगी। और खड़े होने की बात यह है कि जिस मंडल की बात आप करते हैं उस मंडल को पूर्वांचल में थोड़े इलाके में छोड़ करके उत्तर प्रदेश में भी आप अगर कहिए तो एक रेनबो कोalition है और मंडल की जाति का नेतृत्व वहां नहीं है, मंडल अकोमोडेटेड है। तो मंडल अकोमोडेटेड की पॉलिटिक्स अगर सर्वोपरि पॉलिटिक्स हो गई तो समाजवादियों के पास कुछ नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, बीआरएस के साथ बीजेपी कहते रहे लोग चुनाव में एक वास्ता नहीं रखने वाली है। और प्रधानमंत्री के आखिर रैली को अगर यदि आप देखिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीआरएस एक भ्रष्ट पार्टी है। तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय चुनाव के लिए उस क्षेत्रीय दल पर भी बीजेपी बहुत भारी पड़ेगी और कांग्रेस के ऑपोजिशन का रोल तेलंगाना में लेने का काम करेगी। और आखिरी बात मैं यहां कहना चाहती हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, तो जिन लोगों ने कांग्रेस को देखा है वो कहेंगे कि हमने समय से देखा है। लेकिन तेलंगाना की जीत, संजय जी, इसको आप देखिए, रेवंत रेड्डी यदि नेता नहीं होते तो ये जीत नहीं होने वाली थी। आंध्र और तेलंगाना में दोनों में डोमिनेंट कास्ट रेड्डी का नेतृत्व जो है वो अभी बरकरार है। और मैं, जितने लोग मुझसे कहते हैं कि तेलंगाना का मतलब कांग्रेस, मैं कहती हूं नहीं, ये आप देखिए एक रीजनल कैपिटल का वर्चस्व जो है वो वापस होता है और तेलंगाना स्टेट के सेपरेशन की पूरी कहानी को और फ्रीबी की भारत की सबसे बड़ी रायता बंधु की कहानी को भी हरा करके और फिर से एक पॉलिटिक्स जो है नॉर्मल पे आती है। थोड़ा सा अब फोकस करते हैं कांग्रेस पर। काफी चर्चा हुई हम लोगों के बीच में, इसीलिए हुई कि 2024 के संदर्भ में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष या न्यूट्रल जनता सब देखना चाहती है कि मजबूत विपक्ष आएगा क्या। इसीलिए हम कांग्रेस पर डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लुकिंग एट द परफॉर्मेंस। सही बात है, सही बात। बट बीजेपी शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, अशोक गहलोत एक नया कल्ट फिगर बन करके सामने आ रहे हैं, बघेल पिछड़ा नेता कमाल कर रहे थे, एक स्मार्ट लीडरशिप के तौर पर उन्होंने ज़रूर कांग्रेस में एक आपको होप दी कि एक नेक्स्ट जनरेशन का नेता आ रहा है। इन सब हालात में मोदी कैंपेन, मोदी स्ट्रैटेजी, और हमने जो ओपिनियन पोल कराए सभी चैनल्स ने, उसमें क्या निकल करके आया कि शिवराज के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी
तो भी मोदी के कारण वोट देने का फैसला करने वाले लोग ज्यादा हैं। असेंबली में कांग्रेस को वोट देने वाले में से 5 आदमी बोल रहा है, 5 में से 3 आदमी बोल रहा है कि लोकसभा में तो मोदी को वोट देंगे। तो बीजेपी को की जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, फीडबैक पर अपने को बदलने की जो शक्ति है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी का कमाल है कि आप देख लीजिए बीजेपी ने ये पिछले 3 महीने में कैसे चेंज किया अपना स्ट्रैटेजी। देखिए कांग्रेस का हालत मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही बिल्कुल अच्छा नहीं था, काफी इनफाइटिंग। कांग्रेस तो टूट ही गया था जब सिंधिया ने निकल गया, और राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के साथ ये झगड़ा करके राजस्थान का पूरा होप चला गया। कांग्रेस का आशा जब देखिए तो बीजेपी के लिए क्योंकि बीजेपी में इनफाइटिंग इतना शुरू हुआ, जे वसुंधरा राजे राजस्थान में I'm coming to the tactics and the game. So point. 18 एमपी को चुनाव मैदान में उतारा। बिल्कुल ये शौकर था कि नहीं? हम लोग क्या सोच रहे थे कि इनको टाइट करने, इनका कद बढ़ाने, इनका कद छोटा करने के लिए भेज दिया। 18 एमपी सारे राज्यों में उतारे, मंत्री उतारे। क्यों उतारा? क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी है, चुनाव में माहौल कैसे पैदा करो, ठंडा है, उबाल कैसे पैदा करो। इसीलिए एक असेंबली इलेक्शन में नेशनल लेवल के एमपी और मंत्रियों को उतार करके, केंद्रीय मंत्रियों को उतार करके आपने एक प्रकार का नेशनल फ्लेवर डाल दिया, तड़का डाल दिया उसमें। संजय जी एक बात मैं बताऊं, एक सेकंड मनीषा जी, मैं मध्य प्रदेश में आपसे एक प्रश्न पूछती हूं कि आपने कहा कि मैं जातिगत जनगणना यहाँ करूंगा, आपने मतलब इंडिया अलायंस ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मैं जातिगत, अखिलेश यादव की जो हुई जी का एक ले लेता हूं, उनको शायद जाना है। एक बस लास्ट में बोल रही हूँ, आप बताइए ट्राइबल लीडर जो कांतिलाल भूरिया जी थे कांग्रेस के, उनकी कितनी कैंपेनिंग और छवि आपने देखी? फग्गन सिंह कुलस्ते जीते आ रहे, ट्राइबल फेस भी भाजपा का जो है वो आपको दिखा अग्रसर रूप से। तो एक सोशल राज्यों में डेटा बता रहा है कि ट्राइबल में अक्रॉस ऑल स्टेट बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल। रूडी साहब बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूडी जी थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। ये जरूर जानना चाहेंगे जो बात संजय जी ने की कि जो रणनीति थी कि 17-18 एमपीज को चुनाव में लड़ा देना, इसने एक तरीके से पहले माना जा रहा था कि जुआ है, ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये क्या टेस्ट किया जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस रणनीति को? हाँ, सबसे पहले तो मैं मनीषा जी के विश्लेषण का बहुत तारीफ करना चाहूँगा जो उन्होंने तेलंगाना पर बातें बताई हैं। और दूसरा आपने जो सवाल किया, देखिए स्वाभाविक तौर से ये सामान्य रूप से कभी नहीं हो सकता है कि कोई सांसद हो, कोई मंत्री हो, उसे कुर्सी पर रहते हुए, सांसद रहते हुए उनको विधानसभा में भेज दे लड़ने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर। और स्वाभाविक तौर से इसका जो दूसरे तरफ के विश्लेषक है वो कहते हैं कि देखिए स्थिति खराब हो रही है, ऐसे बड़े लोगों का कद छोटा करने के लिए ये बाहर के विश्लेषकों का, बिकॉज देश के राजनीति में इस प्रकार की परंपरा ही नहीं रही है कि पार्टी हमारे लिए और अभियान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये कह देना कि यही व्यक्ति अंतिम है और यही व्यक्ति नहीं है, ये इस बार पॉलिटिकल पार्टी में कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की स्थापना कर दी है कि हम सब इक्वल हैं। एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक जो भी हो, और उसका एक कोहेसिव नेतृत्व संगठन के माध्यम से बिल्ड करके एक लीडरशिप ने डायरेक्शन सेट किया। तो ये अब बिल्कुल प्रमाणित हो गया है और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फॉर्मूला आया है जो पैरिटी एस्टैब्लिश करेगा पॉलिटिकल लीडरशिप का। और वो पार्टी संगठन के लिए अब वो नेगेटिविटी है कि हम जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, वो समाप्त हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रेसिपी कह ले, एक बड़ा एक व्यवस्था कर ले, और मैं समझता हूं कि ये कामयाबी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को और भी बहुत बड़ी कामयाबियां देगी। राजीव जी एक कमेंट और चाहूंगा इसके पहले कि आप एनडीटीवी का प्लेटफॉर्म से बाहर जाएं, और वो ये कि इंडिया ब्लॉक के भविष्य के बारे में अब आप क्या सोचते हैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज अ पार्टी, बीजेपी पार्टी का स्पोक्स पर्सन? आपको क्या लगता है कि अब ये जो सो कॉल्ड विपक्ष का जो अलायंस था, क्योंकि कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं, इसका भविष्य क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अब बिल्कुल बुरी तरह से, वैसे भी कॉन्ट्राडिक्शंस इनका बहुत सारा था, और अभी पिछले 1-2 महीने में जो अखबारों में समाचार आ रहा था, जो इनके नेताओं का, जो उनको लग रहा था, और कांग्रेस एक तरफ से अपनी दावा बढ़ा रही थी कि मेरे नेतृत्व में तुम लोग आ जाओ, और
बाकी लोग का कॉन्ट्रडिक्शंस था, उसमें मनीषा जी का विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजी मेकर्स इस विषय को अच्छी तरह समझते हैं। और अभी चर्चा हो रहा था कि वो वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट का भी अभियान चला करके ले जाएंगे, तो उनका नॉर्थ से साउथ का अभियान था वो तो कोलैप्स कर गया, क्योंकि वहां तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभर के आ रही है। जो भविष्य में अगर कांग्रेस को लड़ना है तो तेलंगाना में मनीषा जी सही कर रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, टीआरएस से नहीं लड़ना है। तो ये उनका जो कैंपेन है, जो नेशनल रिटोरिक है, जो सोशल मीडिया कैंपेन है, जो पीएम के खिलाफ आवाजें हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वो तो कोलैप्स कर गया। अब रहा उनका इंडिया का। तो मुझे लगता है कि एक नेशनल लेवल पर जो लीडरशिप प्रोजेक्शन आज पिछले बार आपको याद होगा कि हम लोग राजस्थान भी हारे थे, छत्तीसगढ़ भी हारे थे और मध्य प्रदेश भी हारे थे, और वहां हम लोगों ने पार्लियामेंट में स्वीप किया था। इस बार तो हम तीनों स्टेट जीत रहे हैं, और उस स्थिति में क्या परिणाम होगा और उसका कितना सैटेलाइट इफेक्ट होगा, उसका आप अनुमान लगाने का कोशिश करें कि ये पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है कांग्रेस के उस नेगेटिविटी के सामने। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट इनिंग्स में जब हम बुरी तरह से हारे थे और देश भर में इन लोगों ने नारा लगा दिया था कि हम कहीं स्थान पर नहीं रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस, उनका नेतृत्व, और अब तो हम 4 स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस, 3 स्टेट हम जीत रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये एनालाइज करने की आवश्यकता है। जी, हमारे साथ सलमान सोज भी हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, सोज साहब आपसे भी ये जवाब चाहेंगे। कांग्रेस से अब लड़ाई का मैदान सिकुड़ता जा रहा है, अब रणनीति कांग्रेस को अपनी फैलानी पड़ेगी, और रणनीति के लिए भी अब कांग्रेस के पास जो है समय बहुत कम है। क्या लगता है ऐसे में आपको, इंडिया ब्लॉक की राजनीति किस तरफ बढ़ेगी? क्या भविष्य खतरे में लग रहा है? जो साथी दल हैं इंडिया ब्लॉक में, अभी वही आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाए हैं पिछले काफी समय में। टाइम तो पॉलिटिक्स में 5 महीने काफी ज्यादा होता है। हमें ये मध्य प्रदेश में हमें पता चला कि कुछ महीने पहले कोई और स्टोरी थी और अब आज के दिन कुछ टोटली डिफरेंट स्टोरी है। तो पॉलिटिक्स में महीनों की बात नहीं है, पॉलिटिक्स में महीने तो बहुत होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी और जो बाकी मेंबर है इंडिया अलायंस के, वो अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो असली सवाल है, और उस पर तो थोड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, देखिए कोई शक नहीं कि इस बार ये वाले रिजल्ट जो हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है। हालांकि तेलंगाना की विक्ट्री हमारे लिए बहुत, मेरे ख्याल में बहुत फायदेमंद रहेगी। लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी राजस्थान में भी हमारा अच्छा वोट शेयर है, और साथ ही में क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी। तो हमें उस वोट को किस तरह से हम कन्वर्ट कर पाए लोकसभा में, वो हमको देखना है, और इंडिया अलायंस के साथ मिलके कैसे करेंगे वो हमको देखना है, वो टाइम बताएगा। जी सलमान भाई, आप सबको रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना, लेकिन ये कहते हुए जा रहा हूँ मैं ब्रेक पे कि 5-6 महीने का टाइम वाकई में बहुत होता है। 5-6 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत रही थी। राज्यों का फैसला के इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। 4 राज्यों का फैसला अब लगभग स्पष्ट है, और 3 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, और एक कांग्रेस ने दक्षिण में तेलंगाना में बीआरएस से छीन लिया है तेलंगाना को। तो इस पर हम बात करेंगे अपनी सहयोगी प्रतिभा रमन से। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, संजय जी, लोक नीति CSDS के को फाउंडर। संजय जी, आपका स्वागत है। आपसे हम टिप्पणी लेंगे ये जो इस वक्त की स्थिति है इस पर। पहले चलते हैं हैदराबाद हमारी सहयोगी प्रतिभा के पास। प्रतिभा, कांग्रेस ने यहां बीआरएस को पटखनी दी है, अब इस वक्त कांग्रेस के पास यही एक अच्छी खबर है, तो यहां पर अब क्या आपको लग रहा है कांग्रेस क्या करने जा रही है, कौन उनका नेता होने जा रहा है, कांग्रेस का वहां पर जो जोश है वो किस तरह का है? मैं अभी पार्टी हेडक्वार्टर्स में हूँ जो हैदराबाद की नामपल्ली में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कांग्रेस नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अपने अपनी मीटिंग की तैयारी में जुड़े हैं, क्योंकि वो अब देखना चाहते हैं कि क्या अगला स्टेप क्या होगा। हमारे साथ कर्नाटका के नेता भी हैं जो वेटरन कांग्रेस लीडर बोसराज। सर, क्या आपको हमेशा लगता था कि कांग्रेस की जीत होगी? पहले से बोले ना तुमको, ये चुनाव का प्रक्रिया शुरू होने का पहले हम तुमको बात कर रहे थे, वो पूरा बदलाव होना बोल के लोग का एक हफ्ते। साउथ इंडिया में कर्नाटका जो है वो एक मॉडल स्टेट बन गई है कांग्रेस के लिए। पूरा वही बोल रहे हैं ना, कर्नाटका में जीतने के बाद शुरू हो गई बात में पूरा वो कर्नाटका का हमारा गारंटीज का, हमारा गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सबका तेलंगाना में वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं। लोग बात कर शुरू करें, वही लास्ट टाइम सोनिया गांधी का तेलंगाना दिए,
वो चंद्रशेखर राव उनका फैमिली मिसयूज करे बोल के लोग में आ गए हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट का, फार्मर्स का बहुत इश्यूज है। बाद में हमारा सब लीडर्स मिला के एक ही होके अच्छा तरफ से काम करे। हमारे राहुल गांधी जी आए थे, प्रियंका गांधी आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे सब आए थे, सब लोग करके वही बोले, वही हमको रिजल्ट दिए। आज सुबह से हम देखेंगे तो पोचिंग की थ्रेट भी थी कांग्रेस के लिए और बहुत सारे जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं केजे जॉर्ज से लेके डीके शिव कुमार तक यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि वो अपने अपने कांग्रेस कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में थे। Am I right, sir? No, I don't think you are right. See, we are grateful to the voters of Telangana, and our cadre and leaders all worked very hard. We are given some guarantees, and a positive result was given by the people of Varanasi. We are not afraid of any poaching and all. Because our people are very strong people. There is no need of any protection for them. Confident of absolute majority. Yes, 100%. तो अभी मेजॉरिटी की जीत में कांग्रेस अभी खुशियां मना रही है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये लौटेंगे उठता है प्रतिभा आपके पास। हम रायपुर चलते हैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास। जुल्फिकार, रायपुर से भी खबर है और जैसा सोच रहे थे उसका उल्टा हुआ है। यहाँ भी कांग्रेस जो है वो जिस तरह से जीत के रास्ते पर जाती दिख रही थी, अचानक से पलटना शुरू हुआ तो फिर पलट ही गया। तो क्या लग रहा है आपको वहाँ पर अब किस तरह की स्थिति है? क्या अब बीजेपी किसको अपना वहाँ पर नेता बनाने जा रही है, बना सकती है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 5 महीने पहले की जो स्थिति से अगर हम शुरुआत करें, बात करें तो कांग्रेस बहुत मजबूत थी और एग्जिट पोल भी आए उसके अनुसार भी कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और जब हमारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से बात हुई थी तब उन्होंने भी दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, और उन्होंने जो दावा किया था 52 से 55 सीट, तो अब पूरी तरीके से लगभग रुझान आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोग पहुँच रहे हैं। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, उनके आवास में चहल पहल बढ़ गई है। मैं इस वक्त वहीं पे मौजूद हूँ, कुछ दिखाऊं कि यहाँ पे लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं और डॉक्टर रमन सिंह अभी आवास में हैं। कुछ देर बाद वो बाहर निकलेंगे, फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हलचल बढ़ चुकी है और जैसे कि आपने भावी मुख्यमंत्री घर पर इतनी कम चहल पहल तो नहीं होती, चहल ही है, पहल तो दिख नहीं रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ये भावी मुख्यमंत्री में जैसा आपने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर वाली पार्टी है और जितने जो तमाम लोग हैं वो धीरे धीरे जो है भाजपा कार्यालय में पहुंचेंगे। क्योंकि अब देखें तो छत्तीसगढ़ में 2 खेमे थोड़ा सा नजर आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, और अमूमन लीडिंग उनके हाथ में थी। रमन सिंह की भी बहुत चली, उनके लोगों को, बहुत सारे लोगों को टिकट दी गई और दावा रमन सिंह करते रहे कि छत्तीसगढ़ में अरुण साव भी करते रहे कि भाजपा की सरकार बनेगी। और अब जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब मुख्यमंत्री बनने का जो मुझसे आपने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ की फिजाओं में, छत्तीसगढ़ के लोगों में चर्चा इस बात की है कि डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो नाम हैं उन पे पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो कितना भरोसा करते हैं ये थोड़ा सा ठीक है। जुल्फिकार आप नजर रखिए, हम आपके साथ आएंगे, आपके पास दोबारा लौटेंगे। बीजेपी के लिए भी ये यक्ष प्रश्न होगा कि किसके ऊपर ये जिम्मेदारी दी जाए, खासकर रायपुर में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है तस्वीर है हमारे स्टूडियो में, मैं वो जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लॉन्ग शॉट दिखाया जाए, पहली बात तो सब हटा दिया जाए, लॉन्ग शॉट को स्क्रीन को दिखाया जाए। इस पैनल पे अभी हम लोग स्टूडियो में 6 लोग मौजूद हैं और 6 में से 3 ऐसे हैं जिनका नाम संजय है। संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। संजय सिंह की सुबह से हमारे साथ हैं और हमारे संपादक संजय पुगलिया जी हमारे साथ हैं और प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और ये देखिए 3 संजय एक साथ स्क्रीन पर हैं और संजय वो हैं जो पहले टीवी थे महाभारत में, जो पहली लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, am I right? लाइव ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल वीडियो रिपोर्टिंग शुरू ही संजय ने की। तो तीनों संजय एक साथ इस वक्त एनडीटीवी के स्टूडियो में। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक जो हम क्योंकि बाकी दोनों से बात कर रहे हैं, आप अभी भी आए हैं, 4 नतीजे आपके सामने हैं, 3 में बीजेपी ऑलमोस्ट जीतती हुई दिख रही है, 1 कांग्रेस के पास है। आपके बुलेट पॉइंट्स क्या लेना चाहिए चुनाव परिणाम से? देखिए, 2-3 चीज़ों की चर्चा हो रही थी चुनाव के नतीजों के पहले। पहली बात कि क्या इन चुनाव में बीजेपी की जीत या हार का सेहरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। मुझे लगता है बिल्कुल निश्चित रूप से दिया जाए। मुख्यमंत्री किसी को आप बनाएं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, जो जीतने की संभावना पूरी है बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री किसी को भी बनाया जाए, लेकिन कम से कम 2 राज्यों में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन या उनके एफर्ट की जीत है। वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस की बात हो रही है कि कांग्रेस क्यों जो दूसरी बड़ी बात जिसकी चर्चा हो रही थी, महिला वोटरों की बात हो रही थी कि क्या महिला वोटर इन चुनाव में उनकी भूमिका होगी। चुनाव के नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता है महिला वोटरों का टर्नआउट पिछले चुनाव की तुलना में कुछ बढ़ा है इन राज्यों में, और उनके वोट देने का जो ट्रेंड रहा है, हालांकि ट्रेंड अभी हमें कुछ 1-2 दिन में पूरी तरह से क्लियर होंगे, लेकिन संकेत बड़े साफ हैं कि महिला वोटरों का ने एक अहम भूमिका निभाई है चुनाव के नतीजों को एक तरफ या दूसरी तरफ ले जाने में। और तीसरी बड़ी बात, स्कीम्स की बात हो रही है कि जो तमाम स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका क्या रोल है। मध्य प्रदेश के चुनाव के में बार बार लाडली बहना स्कीम की बात हो रही थी, तो स्कीम्स की एक अहम भूमिका दिखाई पड़ती है, हर जगह पे दिखाई नहीं पड़ती। ये नहीं कह सकते कि स्कीम के बदौलत आप चुनाव जीत सकते हैं, और अगर स्कीम के बदौलत ही सिर्फ चुनाव जीता गया होता तो बीआरएस को चुनाव नहीं हारना चाहिए था तेलंगाना में। इसी के लिए मैं कह रहा हूं कि एक फुटनोट है, स्कीम्स मदद कर रही हैं पार्टियों के लिए, लेकिन अगर आपकी स्कीम पॉपुलर है और तभी काम कर रही है पार्टी के लिए जब पार्टी का एक अपना जनाधार है। अगर आपका जनाधार ही नहीं है, मैं कहता हूं एक केक के जैसे आपको एक बेस चाहिए और उसके ऊपर आइसिंग होती है, अलग अलग पतले पतले लेयर्स हैं, तो बेस आपका जनाधार है। अगर जनाधार नहीं है तो आपको स्कीम्स चुनाव जिता नहीं सकते। तो ये मुझे लगता है 3 बड़ी बातें कम से कम इस वक्त चुनाव के नतीजों को देखने से लग रहा है। एक बार दर्शकों को लिए चलेंगे डेटा सेंटर की तरफ। वहां से मेरी सहयोगी अदिति राजपूत जुड़ गई हैं और वहां एनडीटीवी ने खास तैयारी कर रखी है। कैसे ये नंबर जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो नंबर आपके पास कैसे पहुंच रहे हैं, कितनी बड़ी फौज इसके पीछे लगती है, कितनी बड़ी तैयारी इसके पीछे लगती है, क्योंकि चुनाव का मतलब एनडीटीवी है और उस जो रीढ़ है इस पूरे कवरेज की, वो हमारा डेटा सेंटर है। वहां पर अदिति मौजूद है। अदिति, ओवर टू यू, क्या है आपके पास वहां पर? बिल्कुल सुमित, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से आप लोग वहाँ पर एक खास सीट, एक तरह से कहा जाए हॉट सीट पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा डेटा सेंटर भी किसी से कम नहीं है। और आप देख सकते हैं एक बड़ी टीम है, अलग अलग सोर्सेज के जरिए यहाँ से हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी एजेंसी है, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, वो किस तरह से मौजूद हैं और उसके बाद एक एक डेटा आप तक पहुंचाया जा रहा है। और जब टेलीविजन स्क्रीन पर जो पट्टियां आप लोग देख रहे हैं, वो जब डेटा पहुंचता है और उसी के लिए एनडीटीवी जाना जाता है, सटीक अपने आंकड़ों के लिए, और वो बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम के 2 साथी हमारे साथ हैं, यहाँ पर अश्विन है, पूर्णेंदु हमारे साथ हैं। अश्विन, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चौंका रहा है सुमित वो सभी को, क्योंकि बीजेपी के रुझान आने लगे थे और एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से चौंकाया है वो शायद कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की नींद उड़ा चुका होगा अब तक, क्योंकि उनके हाथ से अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, तस्वीर जो है, सत्ता जो है उनके हाथ से निकल रही है। अश्विन, क्या कुछ इस वक्त छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है, आंकड़े बताएं। अभी एकमात्र यही राज होगा छत्तीसगढ़ जहाँ पे सारे एग्जिट पोल गलत हो गए। कोई एग्जिट पोल जो जिसने दिखाया सबको कि कांग्रेस जीत रही है, एकमात्र राज्य जहाँ पर बीजेपी जीत रही है। मतलब ये बिहार वाला सीन हो गया है कि पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस जीत, बिहार में बीजेपी लीड कर रही थी, अचानक से पता चला कि बीजेपी हार रही है। अगर हम बात करें नैरो मार्जिन, क्योंकि ये छोटा राज्य है, यहाँ पे जीत का जो अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में, जो अभी लीड चल रहा है उसमें बहुत कम है। तो समझ लीजिए 29 सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे 5000 से कम वोट्स दोनों पार्टियों के बीच में है, जो कि बहुत खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे पल दर पल वोट्स बदल रहे हैं। कौन कौन सी सीट है एक बार थोड़ा सा दिखाइए, हम आपको यहाँ पर जूम इन भी करके दिखाते हैं। एक बार आइए, कौन कौन सी सीट है? कांकेर सीट पे सिर्फ 84 का मार्जिन है, बस्तर की सीट पे 105 है, बलौदा बाजार पे 122 सीट है, रायपुर सिटी नॉर्थ पे 146 सीटों का, सिर्फ 146 वोटों का डिफरेंस है। इसी तरह का रायपुर सिटी वेस्ट पे 895 का है। पाटन जो मुख्यमंत्री का है वहाँ पे 1452 का सिर्फ वोटों का डिफरेंस है। मुख्यमंत्री जिनकी काफ़ी लोकप्रियता भी रही है, वहाँ पे बताया जा रहा था कि वो प्रचंड बहुमत से वापसी करेंगे, वो उनकी सीट पे खुद 1400 का मार्जिन इस समय है। बिल्कुल यहाँ पर। और सुमित, एक जो फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि जो बीजेपी वहाँ पर वादे लेके पहुंची थी, जो जन कल्याणकारी योजनाओं की वो बात कर रही थी कि किस तरह से जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में
में 12,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे। और जमीन पर यह तक कहा जा रहा था कि लाखों लोगों के घरों तक जाके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म्स भी भरवा लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा उन तक आ रहा था और उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर तक ये जो पैसा है ये आप लोगों तक पहुंचने लगेगा। तो क्या भूपेश बघेल जो काट निकाल कर लाए थे 15,000 रुपए की, उसे सरकार पहुंचा नहीं पाई जनता तक? अदिति, आपको रोकेंगे। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। अनुराग द्वारी उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे थे। जैसे ये हमारे पास फीड दोबारा आती है आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ संजय पुगलिया जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चुनाव ऑलमोस्ट अब तस्वीर साफ हो गई है, और जब तस्वीर साफ हो जाती है तो जीत का सेहरा भी बनता है जो कि मोदी जी के सर पे बन रहा है, तो हार की जिम्मेदारी भी तय होती है। तो हार की जिम्मेदारी कांग्रेस में किसके सर पर तय होनी चाहिए? हेड मस्ट रूल। क्या कुछ सर कटेंगे, सर कलम होंगे इस नतीजों के बाद? कुछ सर कलम होंगे कि नहीं, ये आपका सवाल है। हम लोग एक डिस्क्लोजर देना चाहिए हमारे दर्शकों को। मैं कांग्रेस बीट रिपोर्टर रहा हूं और हम सारे लोग जितने दशकों से कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मुफ्त में सलाह देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद जो गलत करता है उसको लगता है कि हम ब्लेम करते हैं, उसको ब्लेम नहीं करते, फिर दूसरे लोगों को ब्लेम किया जाता है, फिर इस्तीफे होते हैं। तो अब इस्तीफों की एक कतार खड़ी की जाएगी, नेतृत्व बदलेगा, फिर चिंतन मंथन शिविर वगैरह के आयोजन होंगे। समस्या ये नहीं है। आज के पूरे पॉलिटिकल आउटकम का एक मतलब है, कौन चाहता है, बीजेपी का समर्थक भी नहीं चाहता कि इतने ब्रूट मेजॉरिटी और डोमिनेंस की बीजेपी रहे। फेल कर रहा है तो देश का विपक्ष फेल कर रहा है, फेल कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी फेल कर रही है। क्यों फेल कर रही है? पब्लिक आएगी, वोट डाल देगी। अभी जो बता रहा था हमारा डेटा सेंटर, 100, 50, 200, 300 वोटों से हार जीत का आप अंतर देखेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता संगठन के लिए लड़ता है, जाकर के वोट डलवाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का ये जो पूरा गेम है, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत समझ में आने के बावजूद वो इस गेम को ठीक से खेल नहीं पाती है। हालांकि विक्ट्री का अंतर इतना है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन के मैनेजमेंट से काम हो जाता होगा। प्रॉब्लम यह है कि पिछले दिनों में कांग्रेस को यह लगा कि वो बीजेपी का प्लेबुक कॉपी कर पा रही है और वो चुनाव लड़ रही थी बड़े जोर से सोशल मीडिया पर। इस बात को मैं एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि इको चेंबर के नॉइज में अपनी आवाजों को सुन करके कोई उभार की गलतफहमी हो गई कांग्रेस पार्टी को। यह नतीजा है। पब्लिक में तो है उनका समर्थन, वोट क्यों नहीं डलवा पाते? वो 40% का वोट शेयर दोनों पार्टियों का है, कांग्रेस और बीजेपी में। संजय जी उन नंबरों पर भी ज्यादा रोशनी डालेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी की मेहनत, मोदी जी का डोमिनेंस, लाभार्थी स्कीम का फायदा बीजेपी को ज्यादा मिलता है। करप्शन अगर किसी पर चिपकता है तो किसी बीआरएस पर चिपकता है और किसी कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार पर चिपकता हुआ ज्यादा नजर आता है। कौन कहता है कि बीजेपी के लोग करप्शन नहीं करते? बावजूद उसके ऐसा क्यों होता है? शतरंज की गेम है, आप उसको खेलते कैसे हैं, सवाल ये बड़ा होता है। एक और राहत की बात, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, वो ये है कि ये चुनाव गंदे कर्कश पोलराइजेशन के बिना लड़ा गया। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा शुभ समाचार है कि इस बार बीजेपी ने या किसी भी पार्टी ने उस प्रकार का पोलराइजेशन नहीं किया। वो सब अपशब्द हमने नहीं सुने जो पिछले चुनावों में सुने थे। बीजेपी के लिए भी ये लर्निंग है। बीजेपी की फ्लेक्सिबिलिटी, बीजेपी के एकोमोडेट करने का तरीका और असर्ट करने का तरीका, ये चुनाव शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए पूरी एक केस स्टडी है। थोड़ा उस पर दिमाग लगाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हार का ठीकरा अपने आप को मिसलीड करने, ईगो के चक्कर में रहने, हाई कमान की धमक दिखाने में बर्बाद होता है। दिल्ली की सेंट्रिसिटी के कारण खराब होता है। और जिसको बस्ता संभालना आता है वो फिर बाद में सत्ता संभालना जानता है, और कांग्रेस इसकी एक्सपर्ट थी। और बस्ता संभालना मतलब कि आप किस तरह से बिल्कुल आखिरी समय पर वोटर को लेकर आते हैं खींचकर, शायद वो जिसकी एक्सपर्ट कांग्रेस थी वो बीजेपी ने सीख लिया। संजय जी, आप क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? नहीं, कम से कम 2 राज्यों के बारे में तो मैं निश्चित रूप से संजय पुगलिया जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं। कांग्रेस के संदर्भ में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कई महीनों से मैं इस बात की चर्चा कर रहा था। संजय जी, बीच में टोकरा माफी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया लाइव अनुराग द्वारी के साथ सुन लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश की जनता के दिल में जो जादू है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, एक इतिहास प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो कायम किया है उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि एक एक राज्य में जनता उनके साथ जुड़ी। आज बहादुरा के लड्डू चलेंगे
आसपास ग्वालियर से मैंने तो सोचा कि आप मुझे खिलाएंगे आज। बस एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बहुत सवाल हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आज हूं और जिंदगी भर रहूंगा। उसी सोच और विचारधारा के साथ उसी श्रेणी में मैं कार्य कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जीत या ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें हैं जो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाई है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आप तमाम नेताओं से बात करें, जिनसे भी आप बात करें, तो वो एक आंकड़ा लेके सामने आते थे, 150 160 से हम कम हारे, जीतेंगे ही नहीं। और इसी में वो उलझे रहे। मुझे लग रहा है लैकलस्टर कैंपेन हुआ, तमाम दिक्कतें हुई। एक तरह से सीटों का बंटवारे को भी देखें, वहां पे भी कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, और कम से कम ये पिछले 6 महीने से ये ओवर कॉन्फिडेंस चला आ रहा था कि हम 150 सीटें जीत रहे हैं, और जिन सर्वेस को हम करते रहे, अगर उनका हवाला हम देते कि भाई कम से कम 3% 2% से आप पिछड़ते हुए हमें नजर आते थे, तो उन्हें लगता था कि नहीं, आप सर्वेस को ध्यान से देखें तो ये इको चैम्बर की बात है, क्योंकि आप अपने आप पर इतना भरोसा कर बैठे कि आगे आपको लगा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कई कारण हैं, और एक कारण यह भी है कि कांग्रेस में जिस तरह का घमासान मचा हुआ था जो चीफ मिनिस्टर और सचिन पायलट के बीच में, उससे एक परसेप्शन बनता है। तो मतदाताओं के बीच में यह भी परसेप्शन था कि अगर ये जीत भी गए तो सरकार कैसी चलाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा नहीं है कि कोई अशोक गहलोत के खिलाफ भारी नाराजगी थी, वो स्कीम के सहारे चुनाव जीतना चाहते थे। स्कीम देर से आई, और स्कीमों की एक अपनी लिमिटेशन होती है, जिसका जिक्र मैंने किया। स्कीम आपको एक केक पे एक आइसिंग के जैसा है, लेकिन अगर आपका जनाधार खिसका हुआ है, और पार्टी में जिस तरह का अंतरकलह था उसके कारण उनका जनाधार खिसका हुआ दिखाई पड़ता था। और ये दो वजह है, मुझे लगता है, कांग्रेस की बड़ी हार का मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जी, शिवराज सिंह चौहान हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी के साथ एक बार उनसे सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत 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 मुबारकबाद। पहले तो आप इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहेंगे? नहीं, धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में हैं, मध्य प्रदेश की जनता के मन में है। उनके प्रति अगाध प्रेम और विश्वास। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, चाहे वो केंद्र की योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन हो, या मध्य प्रदेश में हमने बनाई लाडली बहना जैसी योजना हो, समाज के हर वर्ग का कल्याण किया और विकास किया, तो जनता का आशीर्वाद मिला। अमित जी की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, उसी का ये परिणाम। लेकिन इतनी बम्पर जीत की उम्मीद थी लाडली बहनों? मुझे तो शुरू से थी। मैं हमेशा कहता था कि हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि जनता में स्पष्ट दिखाई देता था। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, या प्रो इनकम्बेंसी थी। कुछ लोगों ने हुआ खड़ा करने की कोशिश की थी कांग्रेस के, लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पक्ष में जो काम थे उसकी भी लहर थी। एक आखिरी सवाल, आज आप बहुत व्यस्त हैं कि आगे का मार्ग क्या होगा, क्योंकि 4 दफे आप मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आगे शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और लाडली बहनाओं की जीत है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।